बचपन में ना हम सब ने अपनी दादियों और नानियों से वो कहानियां सुनी हैं जहां एक राजा होता है और एक रानी होती है। राजपाट, धन दौलत सब कुछ होता है उनके पास, लेकिन संतान कोई नहीं होती। हाँ, और इसीलिए दुनिया उन्हें निर्बंसिया कहती है, यानी जिसका कोई वंश न हो। बिल्कुल। और इन लोक कथाओं में ना एक बात पक्की होती थी कि कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए, अंत में कोई ना कोई जादू या चमत्कार होता ही है और सब कुछ एकदम ठीक हो जाता है। सही बात है। वो एक जादुई दुनिया होती है जहाँ हमेशा एक हैप्पी एंडिंग मिलती है। हाँ, लेकिन सोचिए, अगर यही कहानी किसी पुरानी किताब से निकलकर हमारी असल जिंदगी के खुरदुरे धरातल पर घटने लगे तो क्या होगा? मतलब जहाँ कोई कुल देवता प्रकट ना हो, कोई जादू ना हो और जहाँ केवल जीवन की कड़वी और नंगी सच्चाई हो। तो वो एक बहुत ही भयानक और दर्दनाक यथार्थ बन जाएगा। एग्जैक्टली। और आज की हमारी इस गहन चर्चा में ना हम ठीक इसी यथार्थ को खंगालने वाले हैं। हमारा फोकस है हिंदी साहित्य के दिग्गज रचनाकार कमलेश्वर की 1957 में प्रकाशित बहुचर्चित कहानी राजा निर्बंसिया। और मैं बता दूं कि इस चर्चा को पूरी गहराई देने के लिए ना हमने कई अलग-अलग स्रोतों को एक साथ रखा है। हमारे पास कहानी का मूल पाठ तो है ही, साथ ही कुछ बहुत ही बेहतरीन साहित्यिक विश्लेषण वाले लेख भी मौजूद हैं। और इसके अलावा हमने 1950 के दशक में जो हिंदी साहित्य का नई कहानी आंदोलन चला था ना, उस पर लिखे गए कुछ एकेडमिक शोध पत्रों को भी शामिल किया है। बिल्कुल, क्योंकि हमारा मिशन यहाँ सिर्फ एक कहानी की घटनाओं को दोहराना या उसे नरेट करना नहीं है। हम असल में ये डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे पैसे की कमी, कर्ज का भारी बोझ और घोर आर्थिक मजबूरी इंसान के सबसे पवित्र और करीबी रिश्तों को भी दीमक की तरह अंदर ही अंदर खोखला कर देती है। ठीक है, तो चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। सबसे पहले ना मैं स्रोतों में मौजूद उन अकादमिक लेखों की एक बात पर अटक गया हूं। उनमें बार बार ये लिखा है कि कमलेश्वर ने इस कहानी के जरिए साहित्य में नई भाव भूमियों का सृजन किया और ये नई कहानी आंदोलन का मील का पत्थर थी। हाँ, ये बहुत ही भारी भरकम साहित्यिक शब्द लग सकता है सुनने में। वही तो अगर हम इसे बिना किसी भारी भरकम शब्दावली के एकदम आम बोलचाल की भाषा में समझें तो इसका असल मतलब क्या है? मेरा मतलब है कि 1957 का जो दौर था, वो इतना खास क्यों था? मैं कहूंगी कि ये बहुत ही बुनियादी और ज़रूरी सवाल है। इसे ऐसे समझिए कि 1947 में जब देश आज़ाद हुआ ना, तो लोगों के मन में एक बहुत बड़ा आदर्शवाद था। मुंशी प्रेमचंद जैसे लेखकों का जो दौर था, उसमें कहानियों के अंत में अक्सर सच्चाई की जीत होती थी, या कह लें कि किरदारों का हृदय परिवर्तन हो जाता था। हाँ, मतलब एक उम्मीद थी कि आज़ादी मिल गई है तो अब आम आदमी की जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। बिल्कुल। लेकिन जब हम 1950 के दशक के मध्य तक पहुंचते हैं ना, तो वो आज़ादी का खुमार उतरने लगता है। लोगों को ज़मीनी हकीकत समझ आती है कि सिस्टम तो वही है, बस कुर्सियों पर बैठे चेहरे बदल गए हैं। गरीबी, बेरोजगारी और रोजमर्रा का संघर्ष पहले से भी ज्यादा क्रूर हो गया था। तो मतलब नई कहानी आंदोलन इसी मोहभंग या डिसइल्यूजनमेंट की आवाज था? एकदम सही। कमलेश्वर, मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, ये वो लेखक थे जिन्होंने साफ कहा कि नहीं, असल जिंदगी में हमेशा आदर्शवाद नहीं जीतता। पेट की भूख और पैसे की कमी अच्छे अच्छों का ईमान डिगा देती है। तो वो जो नई भाव भूमियों का सृजन है ना, उसका सीधा सा मतलब यही है कि उन्होंने आसमान में उड़ते उन आदर्शों को जमीन पर पटक दिया और आम आदमी की उस घुटन को कागज पर उतारा, जिसे हमारा समाज अक्सर छिपाना चाहता है। हाँ, बिल्कुल। यार, ये एक बहुत ही शानदार नजरिया है इसे देखने का। और राजा निर्बंसिया कहानी का जो ढांचा है ना, वो इस यथार्थवाद को सामने लाने का एक मास्टर स्ट्रोक है। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। इसका शिल्प बहुत ही अनूठा है ना? मतलब इस कहानी में दो अलग अलग पटरियों पर दो कथाएं एक साथ दौड़ती हैं। एक तरफ कहानी के भीतर एक माँ है जो अपने बच्चों को वही पुरानी लोक कथा सुना रही है, राजा और रानी की कहानी जिनके कोई बच्चा नहीं है। और दूसरी तरफ उसी कस्बे में आधुनिक युग के एक निम्न मध्यम वर्गीय पति पत्नी की असल जिंदगी चल रही है, जगपति और चंदा। हाँ, और मजाक की बात या कह लें कि विडंबना ही ये है कि जगपति भी एक तरह से आधुनिक निर्बंसिया ही है, क्योंकि शादी के कई साल बाद भी उनकी कोई संतान नहीं है। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा आकर्षित करती है वो ये है कि समानांतर कथाओं का ये शिल्प केवल कोई कलात्मक प्रयोग भर नहीं है।
ये कमलेश्वर द्वारा जानबूझकर पैदा किया गया एक बहुत ही गहरा विरोधाभास है। वो कैसे? देखिए, वो हमें बार बार लोक कथा के महान अतीत और वर्तमान की कड़वी सच्चाई के बीच झूलने पर मजबूर करते हैं। आप देखेंगे कि लोक कथा में जब राजा और रानी पर संकट आता है, जब रानी के चरित्र पर दाग लगता है, तो कोई न कोई चमत्कार हो जाता है। कुल देवता साक्षात प्रकट हो जाते हैं और चीजें अपने आप सुधर जाती हैं। हाँ, वहाँ तो सब सेटल हो जाता है आसानी से। लेकिन जब हम जगपति और चंदा की असल जिंदगी में लौटते हैं ना, तो वहां कोई देवता नहीं आता। वहां केवल एक अंतहीन, थका देने वाला संघर्ष है। ये ढांचा पढ़ने या सुनने वाले को ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या चमत्कार और भगवान का आशीर्वाद केवल राजाओं और अमीरों के हिस्से में आता है और गरीबों के हिस्से में केवल लाचारी ही क्यों है? बहुत ही पावरफुल पॉइंट है। और ये विरोधाभास ना कहानी की एक बहुत ही मुख्य घटना में एकदम खुलकर सामने आता है। हाँ, जब जगपति उस शादी में जाता है। बिल्कुल। शुरुआत में जगपति हमें कोई कमजोर या लाचार इंसान नहीं लगता। वो अपने एक दूर के भाई की शादी में जाता है, रात का समय है और अचानक डकैत हमला कर देते हैं। सब लोग अपनी जान बचाकर इधर उधर भाग रहे हैं। जान का खतरा तो था ही। हाँ, लेकिन जगपति, जो पेशे से सिर्फ एक आम सा क्लर्क है, वो एक गजब की बहादुरी दिखाता है वहां। वो एक लाठी लेकर उन बंदूकधारी डाकुओं से सीधा भिड़ जाता है और गरज कर कहता है कि ये हवाई बंदूकें इन ठेल पुलाई लाठियों का मुकाबला नहीं कर पाएंगी। वो एक तरह से अपना पूरा पुरुषार्थ दिखा रहा था। एकदम। वो लड़ता है, लेकिन इस बहादुरी की उसे बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। उसे जांग और कूल्हे में गोली लग जाती है। यहाँ जगपति का वो शारीरिक शौर्य और हिम्मत अपने चरम पर है। वो सच में एक हीरो की तरह लड़ता है वहां। लेकिन इस कहानी की असली त्रासदी उन गोलियों के घाव से नहीं शुरू होती। तो वो कहां से शुरू होती है? वो शुरू होती है जब उसे उस छोटे से कस्बे के खस्ताहाल अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। अस्पताल का वो दृश्य कहानी का असली टर्निंग पॉइंट है, जहां शारीरिक लड़ाई खत्म हो जाती है और एक भयानक आर्थिक लड़ाई शुरू होती है। एक ऐसी लड़ाई जिसमें जगपति की हार पहले से ही तय है। और पता है, यहाँ हम आज के समय से भी एक बहुत सीधा कनेक्शन देख सकते हैं। आज भी हम देखते हैं कि कैसे एक मेडिकल इमरजेंसी किसी भी मिडिल क्लास परिवार की पूरी जिंदगी की जमा पूंजी रातों रात खत्म कर देती है। हाँ, ये रियलिटी आज भी नहीं बदली है। बिल्कुल नहीं। चंदा जब भागती हुई अस्पताल पहुंचती है तो उसके पास इलाज के लिए पैसे नहीं है। अस्पताल की वो दमघोटू हवा, दवाइयों की तेज महक और उन सब के बीच एक पत्नी की वो भयानक लाचारी, ये सब बहुत ही सजीव तरीके से उभारा गया है स्रोतों में। और यहीं पर एंट्री होती है कंपाउंडर बच्चन सिंह की। बच्चन सिंह का चरित्र यहाँ बहुत जटिल और अहम है। वो उस सिस्टम या व्यवस्था का प्रतिनिधि है जिसके पास थोड़ी सी ताकत और थोड़े संसाधन है। वो चंदा के लिए अस्पताल में ही एक खाट का इंतजाम कर देता है, बाहर से महंगी दवाइयां भी मंगवा देता है। उस वक्त तो चंदा के लिए वो किसी भगवान से कम नहीं है। बिल्कुल। लेकिन ये मदद कोई निस्वार्थ सेवा नहीं है। इसके पीछे एक अदृश्य कीमत छिपी है जो चंदा और जगपति को चुकानी पड़ेगी। और यहाँ बात और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। हमारे स्रोतों में उस खास दृश्य का बहुत गहराई से विश्लेषण किया गया है, जहां चंदा अपने सोने के कड़े बेचना चाहती है। वे कड़े शायद उसकी आखिरी जमा पूंजी है, या कह लें कि उसकी सुहाग की सबसे बड़ी निशानी है। हाँ, एक मध्यम वर्गीय औरत के लिए वो कड़े बहुत मायने रखते हैं। सही बात है। वे रात के अंधेरे में बच्चन सिंह के पास जाती है कि इन्हें बेचकर किसी तरह इलाज का खर्च निकाल लिया जाए, लेकिन बच्चन सिंह वो कड़े लेता नहीं है। इसके बजाय वो चंदा का हाथ पकड़कर वे कड़े वापस उसके कलाई में पहना देता है। और उस एक स्पर्श में, उस अंधेरे कमरे में ना, एक बहुत ही खामोश लेकिन खतरनाक समझौता हो जाता है। खामोश समझौता। हाँ, बच्चन सिंह का कड़े वापस पहनाना केवल कोई रहम या दया नहीं है, वो एक अनकहा अधिकार जता रहा है उस पर। वो चंदा को एहसान के एक ऐसे भारी बोझ तले दबा रहा है जिसे वो चाहकर भी कभी उतार नहीं पाएगी। और इसका सबसे भयानक मनोवैज्ञानिक असर जगपति पर पड़ता है आगे चलकर। बिल्कुल। जब जगपति अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा होता है और उससे अचानक चंदा के सिरहाने एक रुमाल में छिपे हुए वो सोने के कड़े मिलते हैं, तो उसके पैरों तले जमीनी खिसक जाती है। क्योंकि चंदा ने तो उससे झूठ बोला था ना कि उसने कड़े बेचकर ही दवाइयों के सारे पैसे चुकाए हैं। एग्जैक्टली। जब जगपति को कड़े वापस मिलते हैं तो वो तुरंत समझ जाता है कि ये महंगी दवाइयां, ये स्पेशल इलाज, सब कुछ बच्चन सिंह की मेहरबानी का नतीजा है। और उस एक पल में डाकुओं से लाठी लेकर लड़ने वाले उस बहादुर आदमी का सारा आत्मसम्मान, उसका सारा गुरूर चकनाचूर हो जाता है। उसे पहली बार ये भयानक एहसास होता है कि गरीबी ने उसे अपनी ही पत्नी की नजरों में एक भिखारी, एक मोहताज बनाकर रख दिया है। वो खुद को अंदर से खत्म होता हुआ महसूस करने लगता है। हाँ,
कहानी की एक लाइन है जो मुझे बहुत गहरी लगती है। कर्ज कोढ़ का रोग होता है, मन भी रोगी हो जाता है, और जगपति का मन उसी दिन से रोगी हो जाता है। कर्ज को कोढ़ कहना ये एक ऐसा रूप है कि जो सीधे दिल पर चोट करता है। और अस्पताल से वापस आने के बाद तो मानो जगपति की जिंदगी का रंग ही उड़ जाता है पूरा। उसकी नौकरी छूट चुकी है, शरीर से भी वो कमजोर हो चुका है। ऐसे में जिंदा रहने के लिए वो उसी कंपाउंडर बचन सिंह की आर्थिक मदद से एक लकड़ी का टाल खोल लेता है। और अब बचन सिंह उनके घर का रोज का मेहमान बन गया। बिल्कुल, वो आता है, चंदा उसे बहुत सम्मान से अपने हाथों से खाना परोसती है, और जगपति बस चुपचाप एक कोने में सिर झुकाए अपना खाना खाता रहता है। वो कुछ नहीं बोलता, एक शब्द नहीं। इस हिस्से में कमलेश्वर ने जिस तरह से प्रतीकों या सिंबोलिज्म का इस्तेमाल किया है, वो मैं मानती हूँ कि साहित्य की एक मास्टर क्लास है। वो लकड़ी का टाल केवल रोजगार का कोई साधन नहीं है, वो जगपति की अपनी मानसिक स्थिति का आईना है। वो जो लकड़ियां कट रही हैं वहां, हाँ, टाल में जो लकड़ियां कटने के लिए आती है वे केवल ईंधन नहीं है। एक दृश्य में जगपति एक उखड़े हुए पेड़, यानी एक सूखे और ठूंठ हो चुके पेड़ को कटते हुए देखता है। कुल्हाड़ी की हर एक चोट उसे अपने ही शरीर पर महसूस होती है। मतलब वो खुद को उस पेड़ से रिलेट कर रहा है। एकदम, वो खुद को उस सूखे पेड़ से जोड़कर देखता है। एक ऐसा पेड़ जिसमें अब ना कोई नई कोपल फूट सकती है, ना फल आ सकते हैं। उसका पुरुषार्थ, उसका पूरा वजूद, सब कुछ उस टाल में रोज तिल तिल कर कट रहा है। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक सवाल आता है, और मुझे यकीन है कि इसे सुनने वाले भी यही सोच रहे होंगे। शादी के 6 साल बाद इसी निराशा भरे माहौल के बीच चंदा गर्भवती हो जाती है। ये खबर पूरे मोहल्ले में आग की तरफ फैल जाती है और लोग तरह तरह की बातें करने लगते हैं। हाँ, समाज तो ताने मारेगा ही। बिल्कुल। औरतों की कानाफूसी शुरू हो जाती है। जगपति को गली में ताने सुनने को मिलते हैं। कोई उसे सत्यानाशी कहता है तो कोई कुलबोरन कहता है। सबको पता है कि इस बच्चे का असली पिता कौन है। तो जगपति कुछ बोलता क्यों नहीं है? 1950 के दशक का एक मध्यम वर्गीय पति इस तरह की बात पर तो आसमान सिर पर उठा लेता। ये सवाल उठना लाजमी है। वह चुप क्यों रहता है? वो बचन सिंह को घर से धक्के मार के बाहर क्यों नहीं निकाल देता? और यही वो बिंदु है जहां ये कहानी एक साधारण पारिवारिक ड्रामे से उठकर एक बहुत बड़े सामाजिक यथार्थ में बदल जाती है। अगर हम इसे एक बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़कर देखें तो जगपति चुप इसलिए है क्योंकि उसकी आवाज, उसका अधिकार, उसका पुरुषार्थ, सब कुछ उस कर्ज के भारी बोझ के नीचे दब चुका है। मतलब वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। ये केवल एक पत्नी की बेवफाई का साधारण मामला नहीं है। जगपति बहुत अच्छे से जानता है कि अगर उसने बचन सिंह को निकाला तो टाल बंद हो जाएगा, खाना मिलना बंद हो जाएगा, दवाइयां बंद हो जाएंगी। घोर आर्थिक लाचारी इंसान के सोचने और रिएक्ट करने के तरीके को ही जड़ से बदल देती है। मतलब पेट की आग ने और उस पैसे की कमी ने उसके स्वाभिमान को पूरी तरह से जलाकर राख कर दिया है। एकदम सटीक बात है। कर्ज और एहसान इंसान को नैतिक पतन के सामने मौन रहने की, चुप रहने की ट्रेनिंग दे देते हैं। जगपति के पास विद्रोह करने की कोई हैसियत ही नहीं बची है अब। उसके लिए तो काम और पैसा ही जिंदा रहने की एकमात्र शर्त बन गए थे, और उसी पैसे की मजबूरी ने उसकी आत्मा को मार दिया है। वो बस बाहर से जिंदा दिख रहा है। हाँ, अंदर से वो उसी उखटे हुए पेड़ की तरह बहुत पहले ही मर चुका है। उसका ये मौन समझौता ही इस पूरी कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा है। और ये समझौता ना अंदर ही अंदर एक ज्वालामुखी की तरह सुलग रहा था, जिसे एक दिन फटना ही था। और फिर हम कहानी के उस त्रासद क्लाइमेक्स की ओर बढ़ते हैं। एक रात चंदा और जगपति के बीच वो लंबी खामोशी टूटती है और एक बहुत तीखी बहस होती है। दोनों का गुबार बाहर आता है। बिल्कुल। जगपति अपने भीतर के सारे फ्रस्ट्रेशन को चंदा पर तानों के रूप में निकालता है, और चंदा जो अब तक खामोश थी वो भी फूट पड़ती है। वो एक ऐसी बात कहती है जो जगपति को हमेशा के लिए तोड़कर रख देती है। वो कहती है, जब तुमने मुझे बेच ही दिया। और इसके बाद वो घर छोड़कर अपने मायके चली जाती है। हाँ, ये जो लाइन है ना, जब तुमने मुझे बेच ही दिया, ये केवल एक वाक्य नहीं है, ये उस पूरी व्यवस्था पर एक करारा तमाचा है। चंदा ये महसूस कर चुकी है कि जगपति ने अपनी आर्थिक सुरक्षा के लिए उसे और बचन सिंह के बीच के इस रिश्ते को एक मूक सहमति दे दी थी। उसने समझौता कर लिया था। हाँ, और मायके जाने के बाद चंदा एक लड़के को जन्म देती है, लेकिन वो कभी जगपति के पास वापस लौटकर नहीं आती। वो किसी और के घर बैठ जाती है, यानी समाज की परवाह किए बिना अपनी एक अलग जिंदगी बसा लेती है। और पीछे रह जाता है बिल्कुल अकेला, टूटा हुआ जगपति, समाज के तीखे ताने, कर्ज का वो कभी ना खत्म होने वाला बोझ, और अपनी पत्नी का हमेशा के लिए चले जाना।
ये सब वो बर्दाश्त नहीं कर पाता। एक रात वो अफीम और मिट्टी का तेल पीकर अपनी जान दे देता है। बहुत ही दुखद अंत है ना? लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। मरने से पहले जगपति 2 सुसाइड नोट्स छोड़ता है, और ये दोनों पर्चे पूरी कहानी का सबसे बड़ा निचोड़ है। एक पर्चा वो अपनी पत्नी चंदा के लिए छोड़ता है, जिसमें वो लिखता है कि चंदा उस बच्चे को लेकर आए और उसी बच्चे के हाथों उसकी चिता को आग दिलवाए। ये सच में दिल चीर देने वाली बात है। बहुत अजीब भी है। मतलब वो उस बच्चे को अपना रहा है जो असल में उसका है ही नहीं। मैं कहूंगी कि वो केवल उस बच्चे को नहीं अपना रहा है, बल्कि वो अपनी हार को, अपने निर्बंसिया होने के उस ताने को एक बहुत ही कड़वे तरीके से स्वीकार कर रहा है। वो मरते समय उस बच्चे को अपना नाम और एक पहचान देना चाहता है, क्योंकि वो जानता है कि समाज उस बिना बाप के बच्चे को और चंदा को जीने नहीं देगा। और जो दूसरा पर्चा है ना, वो पुलिस या कानून के लिए छोड़ता है। उसमें वो लिखता है कि उसका सीना चीर कर देखा जाए, उसकी मौत अफीम के जहर से नहीं हुई है, बल्कि उसने रुपए खाए हैं और रुपयों के उसी कर्ज के जहर ने उसकी जान ली है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? ये शब्द कर्ज का जहर पूरी व्यवस्था की पोल खोल देते हैं। यहाँ आकर समानांतर चल रही उस लोक कथा और असल जिंदगी का जो अंतर है ना, वो पूरी तरह से साफ हो जाता है। याद कीजिए लोक कथा में क्या होता है। हाँ, वहां तो सब ठीक हो जाता है। बिल्कुल। जब रानी के चरित्र पर सवाल उठते हैं तो वो कुल देवता के मंदिर में जाती है, चमत्कार होता है, देवता उसके सतीत्व की गवाही देते हैं और राजा उसे पूरे सम्मान के साथ अपना लेता है। लेकिन असल जिंदगी की इस दुनिया में जहां भयंकर गरीबी है, वहां कोई कुल देवता नहीं आता। चमत्कार तो छोड़िए, यहाँ तो कोई हमदर्दी जताने वाला भी नहीं है। क्योंकि समाज में जिनके पास संपत्ति और पद है, जैसे उस लोक कथा के राजा के पास था, उनके हर गुनाह, हर कमजोरी पर बहुत आसानी से पर्दा डल जाता है। पैसा नैतिकता के सारे दाग धो देता है। सही कहा। कथा का राजा अपनी निर्वंसिया होने की समस्या से चमत्कार के बल पर पार पा लेता है, लेकिन असल जिंदगी का जगपति इस आर्थिक और सामाजिक संघर्ष में पूरी तरह कुचल दिया जाता है। तो अगर हम इन सारे स्रोतों और हमारी इस चर्चा को एक जगह समेटें, तो ये बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है कि कमलेश्वर की यह कहानी केवल जगपति और चंदा नाम के 2 किरदारों की व्यक्तिगत त्रासदी नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं बढ़कर है। हाँ, ये कहानी एक बहुत बड़े और क्रूर सामाजिक सच का दस्तावेज है। ये उस व्यवस्था का पर्दाफाश कर दी है जहां इंसान की भावनाएं, उसका स्वाभिमान और उसके सबसे गहरे रिश्ते महज पैसे की कमी के आगे घुटने टेक देते हैं। ये दिखाती है कि कैसे गरीबी इंसान के इंसान होने के गुरूर को ही निगल जाती है। और मैं मानती हूँ कि इस कहानी का यथार्थवाद इतना चुभने वाला इसलिए है क्योंकि ये हमें हमारे ही समाज का आईना दिखाता है। ये हमें ये मानने पर मजबूर करता है कि इंसान के मूल्य, उसकी नैतिकता हवा में नहीं पनपते, वो हालात से तय होते हैं। बिल्कुल। वे सब एक आर्थिक ढांचे से मजबूती से जुड़े होते हैं। जब वो आर्थिक ढांचा दरकता है ना, तो सारे उसूल भी भरभरा कर ढह जाते हैं। और इसी बात से जुड़ा एक बहुत ही अहम विचार मेरे मन में आ रहा है, जिसे मैं सुनने वालों के लिए छोड़ना चाहता हूँ। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। इस कहानी में तो हमने 1950 के दशक के एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की मजबूरी को देखा, जब संसाधन वैसे भी बहुत कम थे। हाँ, उस समय हालात अलग थे। लेकिन जरा सोचिए, आज के इस आधुनिक और अत्यधिक व्यावसायिक या हाइपर कमर्शलाइज्ड दौर में, जहां हर चीज को खरीदा और बेचा जा सकता है, जहां गिग इकोनॉमी और भयानक महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ रखी है, क्या रिश्तों पर यह आर्थिक दबाव और भी ज्यादा जटिल और खतरनाक नहीं हो गया? यह एक ऐसा सवाल है जो सच में हमें बेचैन करना चाहिए। क्या आज भी हम किसी इंसान के सही या गलत होने का फैसला करते समय, उसकी नैतिकता को तौलते समय, उसके पीछे छिपी उस भयानक आर्थिक हताशा और लाचारी को पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं कर देते? बिल्कुल सोचने वाली बात है। क्या आज के दौर के जगपति और चंदा हमारे ही आसपास किसी अलग रूप में उसी आर्थिक जहर को रोज घूट घूट कर नहीं पी रहे हैं? क्या आज भी कहीं कोई चुपचाप कर्ज और एहसान के बोझ तले अपने आत्मसम्मान को तिल तिल कर मरते हैं नहीं देख रहा है? खैर, इसी विचार के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। साहित्य, समाज और इंसान की ऐसी ही उलझी हुई परतों को खोलने के लिए हम फिर किसी नए स्रोत के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए सुनते रहिए और इन अनकहे सवालों पर गहराई से विचार करते रहिए।